नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने अजातशत्रु नाटक की तात्विक समीक्षा करते हुए उसके कथानक और पात्र योजना के बारे में अध्ययन किया और आज की क्लास में हम अजातशत्रु नाटक की संवाद योजना और देश काल वातावरण का अध्ययन करेंगे। तो नाटक के स्वरूप विधान में संवादों को मूल तत्व माना जाता है, क्योंकि नाटक के सभी जो कथोपकथन है या जो कार्य व्यापार है वो इसी को संपादित करते हैं। प्रत्येक साहित्यिक विधा में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन कथाकार की अपेक्षा नाटककार जो होता है इस संदर्भ में कुछ अधिक प्रतिबद्ध दिखाई देता है और कथा को वो अपने भावों को जो है वो अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। नाटककार पात्रों और उनके संवादों को ही अपने भाव संप्रेषण के माध्यम से उनको बना सकता है, अपने कथनों के माध्यम से नहीं बना सकता। तो इस प्रकार संवादों का सीधा संबंध पात्रों के चरित्र चित्रण और कथा वस्तु के विकास से है। नाटक में जो संवाद प्रयुक्त हुए हैं वो पात्र के अनुकूल, स्वाभाविक और सरल होने चाहिए। नाटकीय घटना और चरित्रों में उतनी सजीवता उसी के माध्यम से आती है। तो नाटक के पात्रों की आंतरिक और बाह्य परिस्थिति जो है उसका साक्षात चित्र जो है वो संवादों के माध्यम से ही प्रस्तुत हो सकता है और नाटक के उद्देश्य और समस्या को भी संवादों के माध्यम से ही उजागर हम कर सकते हैं। तो संवादों के अभाव में क्या होगा कि जो नाटक की कथा वस्तु है वो निर्जीव दिखाई देगी और संवादों में जो घटनाएं हैं उनकी ओर संकेत करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो संवाद योजना में पहला बिंदु है वो है स्वाभाविकता। तो अजातशत्रु नाटक के संवाद स्वाभाविक तो है ही, वे अत्यंत सजीव भी हैं। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता और अस्वाभाविकता नहीं दिखाई देती है, जिसका एक उदाहरण हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त कहते हैं कि देवी करुणा और स्नेह के लिए तो स्त्रियां जगत में हुई है, पुरुष भी क्या वही हो जाए। तो इसके प्रत्युत्तर में पद्मावती कहती है कि चुप रहो समुद्र, क्रूरता ही पुरुषार्थ का परिचय है। ऐसी चाटुकारिता जो भावी शासक को अच्छा नहीं बनाती है। फिर छलना कहती है कि ये तुम्हारा अविचार है, कुणिक का हृदय छोटी छोटी बातों में तोड़ देना, उसको डरा देना, उसकी मानसिक उन्नति में बाधा प्रकट करना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है संक्षिप्तता। तो एक अच्छी कथा वस्तु के लिए संवादों का संक्षिप्त होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर बड़े बड़े संवाद होंगे तो वो पाठकों को उससे जोड़ करके नहीं रख सकते हैं। तो नाटक में दीर्घ और संक्षिप्ति दोनों प्रकार के संयुक्त प्रयुक्त होते हैं, लेकिन संक्षिप्त संवाद योजना जो है उसको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि लंबे लंबे जो कथानक है उनमें रोचकता नहीं रहती है और नाटकीयता समाप्त हो जाती है, जिससे वो एक उपदेश की तरह लगने लगते हैं। तो जितना संवाद संक्षिप्त होगा वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। तो अजातशत्रु नाटक में भी अधिकतर जो है संवाद संक्षिप्त ही हैं और कथा की गति को आगे बढ़ाने में वो सहायक होते हैं। जैसे श्यामा शैलेंद्र वापस कहता है क्यों। श्यामा कहती है कि प्यास लगी है, तो शैलेंद्र कहता है कि जल पियोगी। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे वाक्य या संवाद भी है। तो इस प्रकार संक्षिप्त संवाद योजना जो है नाटक में सभी जगह देखी गई है। उसके बाद संवाद योजना में तीसरा जो पॉइंट है उसमें देखेंगे हम पात्रों के चरित्र विकास में सहायक होने चाहिए। तो किसी भी नाटक के संवाद उसके पात्रों के चरित्र को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और संवादों के माध्यम से एक और पात्रों के
स्वयं के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है और दूसरी ओर नाटक के जो अन्य चरित्र हैं उनका भी उद्घाटन हो जाता है। तो इसलिए वह अपने पात्रों के संवादों के माध्यम से ही उनके चरित्र का चित्रण करता है। और नाटकों में दो तरह के संवाद देखने को मिलते हैं। एक तो वे संवाद जो दो पात्रों के आपसी बातचीत या वार्तालाप के द्वारा उन्हीं के चरित्र की विशेषताओं को दिखाते हैं, और दूसरे वे जो दो पात्रों के वार्तालाप के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति की चारित्रिक दुर्बलताओं को और सबलताओं को दिखाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु जो नाटक है उसमें दोनों ही प्रकार के संवादों का प्रयोग किया है। अब हम एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जिसमें वार्तालाप के समय किसी अन्य पात्रों की शारीरिक दुर्बलता या प्रबलता का वर्णन है। तो वासवी कहती है कि यह तुम्हारी उदारता है, किंतु हम लोगों को किस बात की शंका है जो तुम व्यस्त हो। तो जीवक कहता है कि निष्ठुर देवदत्त के कुचक्र से महाराज के जीवन की रक्षा ही होनी चाहिए। फिर बिंबिसार कहते हैं कि आश्चर्य, यह मैं नया सुन रहा हूँ। जीवक, मुझे भ्रांति में न डालो, विष का घड़ा मेरे हृदय पर न ढालो। भला अब मेरे प्राण से मगध साम्राज्य का क्या संबंध? देवदत्त मुझसे क्यों इतना असंतुष्ट है? तो इस प्रकार के जो संवाद है उसमें देवदत्त की शुद्रता और ईर्ष्या की भावना को प्रकट किया गया है, और जो गौतम बुद्ध, उनके दिव्य व्यक्तित्व को यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद संवाद योजना में अगला जो पॉइंट है या बिंदु है वो है संवाद सरल और स्पष्ट होने चाहिए। तो अजातशत्रु नाटक के जो संवाद है वो कुछ स्थानों को छोड़ करके सरल और स्पष्ट हैं। संवादों की सरलता नाटक की अभिनेता में भी सहायक होती है। तो पद्मावती, अजातशत्रु, वासवी और छलना, इनका ये जो संवाद है उसको हम उदाहरण के रूप में यहाँ बता सकते हैं कि पद्मावती कहती है कि माँ बहुत हुआ, अन्यथा तिरस्कार न करो, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। तो वासवी कहती है कि वत्स कुणिक, कई दिनों से तुमको देखा नहीं, मेरे मंदिर में इधर क्यों नहीं आए, सब कुशल तो है। तो अजातशत्रु कहता है कि नहीं माँ, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा जब तक ये पद्मा यहाँ रहेगी। तो वासवी कहती है कि चलना बहन, ये क्या कह रही हो, ये तो कुणिक है, हम सबका प्यारा कुणिक, इसने क्या अपराध किया है। तो इस प्रकार के जो है सरल और स्पष्ट पात्र भी हैं जिनकी सरल और स्पष्ट संवाद योजना भी है पात्रों की, जो अच्छे से समझ में आ जाती है। उसके बाद ये जो संवाद है उनकी एक विशेषता है कि कथानक के विस्तार में वो सहायता करते हैं। तो कथानक के विस्तार से तात्पर्य है कि कथा के आगे बढ़ने के साथ साथ उसके पिछले रहस्यों का भी ज्ञान जो है दर्शकों को होना चाहिए, जो कि कथानक की जो विभिन्न कड़ियाँ हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये जो नाटक है इसमें संवादों का, इस प्रकार के संवाद जो है प्रतिस्थापित हुए हैं। तो संवादों के माध्यम से ऐसी घटना या जो तथ्य है उनकी सूचना दिलवा दी जाती है जिनको रंगमंच पर दिखाना असंभव होता है। उसके बाद हम नाटक के संवाद जो है उनके पात्र अनुकूलता पर चर्चा करेंगे। तो नाटक के संवाद जो है पात्रों के बौद्धिक स्तर और उनके पद की गरिमा के अनुसार होने चाहिए। पात्र की जो प्रकृति है या स्वभाव है, उनकी जो पद की अभिव्यक्ति है वो संवादों के माध्यम से ही होती है। तो यदि किसी ग्रामीण या अशिक्षित पात्र के मुख से शुद्ध, परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा को हम अगर संवाद का प्रयोग करवाएंगे तो उसके पात्र के चरित्र चित्रण और कथानक के विकास में वो दोष आ जाता है। तो अजातशत्रु में वीरों के लिए उचित महानता है, शक्तिमती और छलना में ईर्ष्या है, द्वेष और कपट की भावना है, देवदत्त और समुद्रगुप्त में प्रतिहिंसा है, मल्लिका और गौतम में क्षमा की प्रधानता है। तो इन पात्रों की प्रवृत्ति के अनुसार ही जो नाटककार हैं उन्होंने संवाद की योजना की है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो संवाद है वो मनोरंजन पूर्ण भी होने चाहिए।
जिसमें अजातशत्रु की जो माता है छलना और वासवी, उनके प्रसंग को जोड़ करके हास्य और मनोरंजन का पुट भी जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है। हालांकि ये जो मनोरंजन है उसके अंतर्गत व्यंग्यात्मक जो है बहुत ही सुंदर हास्य की अवतारणा दिखाई गई है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, नहीं उससे पहले एक काव्यात्मक संवाद जो है वो पॉइंट मैं एक बार बता देती हूँ कि जो जयशंकर प्रसाद है वो स्वाभाविक रूप से एक कवि हैं, तो इसी से उनके सभी नाटकों में काव्यात्मकता का गुण जो है वो दिखाई देता है। और जो इस नाटक की काव्यात्मक शैली है उनमें अनेक संवादों की जो योजना की गई है उसमें श्यामा के संवादों में काव्यात्मकता देखने को मिलती है। जैसे श्यामा कहती है कि स्वर्ण पिंजर में भी श्यामा को क्या वह सुख मिलेगा जो उसे हरी डालों पर कसेले फलों को चखने में मिलता है। मुक्त नील गगन में अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर जब वह उड़ती है तब जैसी उसकी सुरीली तान होती है, उसके सामने तो सोने के पिंजरे भी उसका गान क्रंदन ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो संवाद है वो नाटकीय संवादों की सभी विशेषताओं से युक्त है और ये जो संवाद है वो स्वाभाविक और मार्मिक होने के साथ साथ सरल भी है और प्रभावमय है। तो प्रसाद का जो कवि हृदय है वो भी इसमें कई स्थानों पर देखने को मिलता है और उन संवादों के माध्यम से ही पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका प्रकटीकरण होता है। तो कुल मिलाकर जयशंकर प्रसाद के उत्कृष्ट संवाद कौशल को हमने इस नाटक के अंतर्गत देखा है। उसके बाद हम अजातशत्रु नाटक की देश काल और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्य में विशेष रूप से कथा साहित्य में देश काल और वातावरण की जो संयोजना है वो करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसे एक अलग तत्व के रूप में स्वीकृति मिलती है। तो नाटक के अंतर्गत तो देश काल और वातावरण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि बिना उपयुक्त देश काल का निर्माण होने के नाटककार जो है वो अपने वर्णित विषय है उसको संप्रेषित करने में असमर्थ रहेगा। और देश काल की सृष्टि के लिए उनके पात्रों का आचार व्यवहार, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, ये सभी का ज्ञान उनको होना आवश्यक है। तो इसका कारण यह है कि उसे जिस युग के कथानक को प्रस्तुत करना है और उसी युग के अनुरूप वह उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। तो यहाँ नाटककार की सूझबूझ और उनका जो अनुभव है वो इसमें प्रमुख योगदान रखता है। तो ऐतिहासिक नाटकों में बिना उचित देशकाल के चित्रण के वह कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि नाटक में जिस समय विशेष की कथा प्रस्तुत की जा रही है तो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी परिस्थितियों का भी जो है सफलतापूर्वक चित्रण होना जरूरी है। और उसमें थोड़ी सी अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो वो एक असफल नाटक बन सकता है। तो इनके जो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के वो ऐतिहासिक हैं और भारतीय इतिहास के उस अध्याय को लेकर चलते हैं जो संपन्नता के कारण स्वर्णयुग कहलाता है। तो ये जो समय है वो भारतीयों के राजनीतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक उत्कर्ष की सीमा कहा जा सकता है और उनके नाटकों में उन विषयों का चित्रण जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो उस समय की जब जयशंकर प्रसाद ने ये नाटक लिखा था तब की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी कि अजातशत्रु नाटक में 3 शासक जो हैं दिखाए गए हैं। एक प्रसेनजित, दूसरा उदयन और बिंबिसार। और इन तीनों का जो है संबंध 3 राज्यों से कौशल, कौशांबी और मगध।
तो ये जो नाटक है, इसकी कथा वस्तु का अवलोकन अगर हम करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि बौद्ध काल की जो राजनीतिक स्थिरता है, उसमें राजनीति में स्थिरता का अभाव था और उस समय के जो राजकुमार थे उनमें राज्य के उत्तराधिकारी बनने की होड़ रहती थी, भले ही वह इसके लिए योग्य हो या नहीं हो और भले ही उनको उसके लिए अपने पिता को ही सिंहासन से हटाना पड़े। तो नाटक में अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार को वानप्रस्थ आश्रम की ओर अग्रसर करके स्वयं सिंहासन संभाला और इस नाटक के अंत में अजातशत्रु को पिता का हत्यारा सिद्ध किया गया है। वहीं दूसरी ओर कौशल के जो राजा हैं प्रसेनजित, उनके पुत्र विरुदक की भी यही इच्छा है कि वे अजातशत्रु की तरह सिंहासन पर बैठे और उस समय के शासक ऐसी स्थिति में कठोर नीतियों का आश्रय लेकर के विद्रोही राजकुमारों की इच्छाओं का दमन कर देते थे। तो इसका एक उदाहरण हम देखेंगे कि विरुदक और प्रसेनजित के बीच में जो वार्तालाप होता है उससे उस समय की जो राजनीतिक स्थिति है वो स्पष्ट होती है कि विरुदक कहता है, मैंने तो सुना है कि महाराज बिंबिसार ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया है और उस अवस्था में युवराज का राज्य संभालना अच्छा ही है। तो फिर प्रसेनजित कहते हैं कि विरुदक, क्या अजात की ऐसी परिपक्व अवस्था है कि मगध नरेश उसे साम्राज्य का बोझ उठाने की आज्ञा दे? तो इस प्रकार के संवाद जो है वो पिता द्वारा अपमानित होकर के वह राज्य छोड़ करके चले जाते हैं और अजातशत्रु को अपने राज्य पर युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। उसके बाद धार्मिक परिस्थितियां क्या रही थी उस समय कि जो 3 राज्य हैं उन तीनों राज्यों में बौद्ध धर्म की जो छवि है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो प्रभाव है वो सभी के ऊपर पड़ा है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनको प्रभावशाली पात्र के रूप में इस नाटक में उन्होंने प्रस्तुत किया है और उस समय की जो वास्तविक स्थिति है उसको प्रस्तुत करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने या लेखक ने अजातशत्रु को इतना प्रभावशाली नहीं बनाया जितना महात्मा बुद्ध और मल्लिका को बनाया था। तो इस प्रकार अजातशत्रु में जिस वातावरण को चित्रित किया है वह बौद्ध धर्म के वर्चस्व का काल था और उसका जो पूरा प्रभाव था हम समाज पर देख सकते हैं। उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का चित्रण अगर हम देखें तो जहाँ तक सामाजिक स्थिति का प्रश्न है तो हम कह सकते हैं कि उस समय में स्त्रियों को सम्मान और महत्व तो प्राप्त था और वे राजनीति में भी भागीदार थी। तो जब वासवी कौशल में कैद अजातशत्रु को छुड़वाने के लिए जाती है तो छलना को मगध का सिंहासन वह सौंप देती है और वो वासवी को कहती है कि देखो, राज्य में आतंक न फैलने पाए, दृढ़ होकर मगध का शासन करना, किसी को भी कष्ट नहीं हो। और उस समय में भी विवाह के अवसर पर दहेज प्रथा थी। कौशल नरेश ने अपने पुत्री वासवी के विवाह के अवसर पर काशी प्रांत को दहेज के रूप में दिया था और जब तक बिंबिसार मगध के सिंहासन पर आसीन रहे तब तक काशी की आय पर उसी का अधिकार था। और दहेज देने की पुष्टि स्वयं वासवी के कथन से भी होती है, जो कि इस प्रकार है कि काशी का राज्य मुझे मेरे पिता आंचल में दिया है, उसकी आय आपके हाथ में आनी चाहिए और मगध साम्राज्य की एक कौड़ी भी आप न छुएं। और गौतम बुद्ध के समय में भी प्रेम विवाह होते थे। बाजीराव और अजातशत्रु का प्रेम विवाह मागंदी जो है वो गौतम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वो असफल रही। तो इस प्रकार देखने में आता है कि जयशंकर प्रसाद ने जो ये नाटक लिखा है उसमें सामाजिक वातावरण का जो चित्र खींचा है उसे देख करके उस युग का जो वातावरण है वो हमारे आंखों के सामने आ जाता है। और जो आर्थिक स्थिति थी उस समय, जो भूमि जो थी उसकी जो आय होगी भूमि से, उस पर राजा का अधिकार होता था और प्रजा से धन वसूलने के लिए सभी नगरों में दंडनायक नियुक्त किए जाते थे। राजघरानों में रहने वाले व्यक्ति निर्धनों की उपेक्षा ही करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु नाटक में देश काल की सीमाओं को
सुरक्षित रखा है। भारतीय सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसका सफलतापूर्वक चित्रण जो है इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। तो आज की क्लास में हमने अजातशत्रु नाटक की संवाद योजना और देश काल वातावरण या परिस्थितियों या परिवेश का अध्ययन हमने किया।